हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहां भी होंगे ठीक होंगे। अगर आप ये स्टोरी पहली बार सुन रहे हैं तो इसे समझने के लिए आप इसका पिछला पार्ट जरूर देखें। पार्ट 33। मधु पहले तो एक्साइटमेंट में बोल चुकी थी, लेकिन मोहित को अपनी तरफ देखता देख अपने होश में आई और हिचकिचाहट से झूठी मुस्कान लाते हुए कहने लगी, सर सॉरी। इतना बोलकर मधु ने अपनी नज़र नीचे कर ली और मोहित पहले तो मधु की यह फरमाइश सुनकर मना करने वाला था, लेकिन मधु को यूं मायूस देखकर अपनी गाड़ी आइसक्रीम शॉप की तरफ बढ़ा देता है। मोहित ने अपनी कार रोकी और गाड़ी से बाहर निकलने ही लगा कि और मधु मोहित को गाड़ी से बाहर निकलते देख ना समझी में कहने लगी, कहाँ जा रहे हैं आप। मोहित मधु का सवाल सुनकर उसकी तरफ देखने लगा और कहने लगा, तुम्हें आइसक्रीम नहीं खानी। मधु ये सुनकर बाहर की तरफ देखने लगी और अपनी दूसरी साइड पर शॉप देखकर खुश हो गई और जल्दी से कार से बाहर निकल गई। मोहित मधु को गाड़ी से बाहर जाने नहीं देना चाहता था और उसे आइसक्रीम गाड़ी में लाकर देना चाहता था, लेकिन मधु इतनी तेजी के साथ गाड़ी से बाहर निकली कि मोहित को बोलने का मौका ही नहीं मिला। मधु बिना रुके आइसक्रीम की शॉप के अंदर चली गई, जो कि मोहित अपनी जगह से हिला तक नहीं था और 2 पल के लिए रुक कर बोला, ये किस तरह की लड़की है, कभी कभी मुझसे डरती है तो कभी नहीं। मधु मोहित की समझ से बाहर थी। आखिर मधु की हरकतें ही कुछ ऐसी ही थी जो मोहित के समझ के बाहर थी, जिससे मोहित समझना चाहता था मधु को पूरी तरह से। मधु आइसक्रीम शॉप के अंदर बिना मोहित की परवाह किए शॉप के अंदर चली गई और मोहित मधु के पीछे जाने लगा और मधु एक टेबल पर जाकर बैठ गई और अपने लिए पपाया पाइनएप्पल फ्लेवर ऑर्डर किया। और मोहित जब शॉप के अंदर आया तो मधु को एक कुर्सी पर बैठे हुए देखा और वो उसकी तरफ बढ़ गया। इतने में एक वेटर मधु के लिए उसकी फेवरेट आइसक्रीम लेकर आ गया था और मधु ने बिना एक पल भी गवाए आइसक्रीम ली और जल्दी जल्दी खाने लगी और मोहित उसके पास आकर बैठ गया। मधु का ध्यान मोहित पर नहीं था, लेकिन उसका पूरा ध्यान अपनी आइसक्रीम पर था। मधु ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 आइसक्रीम खा चुकी थी। ये देखकर मोहित वहाँ जो उसे अपनी अजीब नज़रों से घूरे जा रहा था और मधु जो 5 बार आइसक्रीम ऑर्डर करने ही वाली थी, यह देखकर मोहित ने मधु की तरफ देखकर कहा, तुम्हें इतनी सारी आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए। मधु जो अपने लिए एक और आइसक्रीम ऑर्डर करने ही वाली थी, ये सुनकर चुप हो गई और मोहित ने पैसे पे किए दोनों बाहर निकल गए। कार में बैठकर मोहित मधु से कहने लगा, इतनी ठंड में तुम्हें इतनी सारी आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए थी। अरे मेरा फेवरेट फ्लेवर था, इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा कुछ चीज़ें हमें नुकसान पहुंचा सकती है, तो प्लीज़ अपनी सेहत का भी ख्याल रखो। मधु ने ये सुनकर मुस्कुराहट से अपना सर हामी में हिला दी। वो खुश भी थी कि मोहित ने कम से कम उसके अच्छे के लिए उसे टोका था। करण रोशनी दोनों बैठे हुए थे और एक खामोशी पसरी हुई थी। इस खामोशी में शोर करते हुए रोशनी ने करण के कंधे पर अपना हाथ रखा और कहने लगी, पापा के घर क्या हुआ, मतलब आपने अपना घर। आप। रोशनी इतना बोल पाई होगी कि करण उसकी तरफ देखकर गुस्से में कहने लगा, वो मेरे पापा नहीं है, वो सिर्फ एक सौतेला मेरा बाप है जिसे मैं नफरत करता हूँ। रोशनी करण का गुस्सा देखकर थोड़ी डर सी गई, लेकिन करण के कंधे पर अपने हाथ को प्रेस करते हुए बोली, करण प्लीज़ आप ऐसा मत कहिए, आप उनसे इतनी नफरत क्यों करते हैं, और वैसे भी आपकी मॉम ने उनसे शादी की होगी तो सोच समझकर ही की होगी ना। करण गहरी सांस भरता है और रोशनी की तरफ अपनी नम आंखों से देखता है। करण की आंखों में काफ़ी सवाल थे और काफ़ी सारी बातें थी जो शब्दों में लाकर अपने ओर तक बयां नहीं कर पा रहा था, जिसे उसका दिल भारी होने लगा था। रोशनी करण को खामोश देखकर वो चुप कैसे रह सकती थी और वो कहने लगी, आप अपने वो इतना बोलकर अपना टॉपिक चेंज करती हैं और कहने लगी, मेरा मतलब है कि आप मधु के पापा से इतनी नफरत क्यों करते हैं। यही पॉइंट था जिसे करण के दिल में दफन कई राज बाहर आने के लिए जोर कर रहे थे और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है कुछ पल के लिए, फिर अपनी शांत आवाज़ में कहने लगा, तुम जानती हो कि मधु जब 3 साल की थी तब मेरे पापा का एक कार एक्सीडेंट में। करण इतना बोलकर खामोश हो गया क्योंकि उसे आगे और बोला नहीं जा रहा था। हाँ, ये बात सच थी कि डॉक्टर अतुल मधु के असली पापा नहीं थे,
वो उसके सौतेले पापा थे। दिव्या ने अपने पहले पति की मौत के बाद दूसरी शादी की थी, अपने बिजनेस को संभालने के लिए और कुछ रीजन की वजह से, क्योंकि उस वक्त करण भी छोटा था और मधु तो सिर्फ 3 साल की थी, जिसे दिव्या को बिजनेस संभालने में और बच्चों की केयर करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि उस टाइम पर दिव्या की कंपनी बैंकक्रप्ट होने के कगार पर थी, जिसके चलते उसे कुछ रीजन की वजह से बहुत कुछ अपना खोना पड़ा था। लेकिन एक टाइम पर दिव्या ने अपनी काबिलियत पर सब कुछ फिर से हासिल कर ली थी। डॉक्टर अतुल का एक छोटा क्लिनिक था उसके पास और उसकी एक बेटी भी थी, लेकिन अतुल की पहली पत्नी की मौत हो गई थी और करण को अतुल की बेटी के बारे में पता चला था जब वो 19 साल का था, जिसे वो अतुल से बेइंतहा नफरत करने लगा था, क्योंकि करण को लग रहा था कि अतुल ने उसकी माँ को धोखा दिया है उसकी बेटी के बारे में न बताकर, जबकि ये बात साफ साफ झूठ थी। दिव्या को पहले से पता था कि अतुल की एक बेटी भी है, लेकिन उसने ये बात करण और मधु से छुपा कर रखी थी। लेकिन एक टाइम पर जब करण ने अतुल का विरोध किया, उस वक्त उसकी माँ आगे आई और उसे सब सच कहा कि वो पहले से जानती थी कि अतुल की बेटी के बारे में, जिसे सुनकर करण टूट चुका था। इसलिए उसने अपना घर छोड़ने का फैसला कर लिया था, क्योंकि उसे अपने घर में घुटन सी महसूस होने लगी। अपनी माँ को जो वो अपना सब कुछ मानता था, उसकी माँ ने कुछ बताना सही नहीं समझा और हर बात उसे छुपाती रही, जिससे करण ने अलग रहने का फैसला किया। लेकिन वो अपनी माँ से बात करता था, पर वो अतुल से नफरत करता था। यही वजह थी घर छोड़ने की और अकेले रहने की। रोशनी करण को कहीं खोया हुआ देखकर कहती है, करण तुम ठीक तो हो? करण अपने ख्याल से बाहर आया और रोशनी की तरफ देखकर सोफे पर से उठ खड़ा हुआ और कहने लगता है, शायद हमें चलना चाहिए, रात बहुत हो चुकी है। रोशनी ये सुनकर अपने फ़ोन की स्क्रीन ऑन करती है और टाइम देखने से पहले उसकी नज़र आज की डेट पर जा टिकती है। वो चिल्लाते हुए उठ खड़ी हुई। आज की डेट थी 10 नवंबर और 12 नवंबर को मधु का बर्थडे है। ये मैं कैसे भूल सकती। करण उसके इतनी तेज चिल्लाने से अपने दोनों कान पर हाथ रख देता है और कहता है, प्लीज़ तुम अपनी आवाज़ धीमी कर सकती हो? ओह हाँ हाँ सॉरी, मैं वो ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गई थी, इसलिए अच्छा है कि तुम्हें याद भी है कि मधु का बर्थडे है। हाँ, क्योंकि हम बर्थडे के दिन ज़्यादा मस्ती करते हैं। करण ये सुनकर मुस्कुराने लगा और कहता है, लेकिन इस बार तुम सब शैतानी नहीं कर सकोगे, चाहकर भी नहीं। रोशनी पूछती है, वो क्यों? क्योंकि हमने मधु के लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। करण रोशनी को मोहित के प्लान के बारे में बताने लगा, जिसे सुनकर रोशनी के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज होते जा रहे थे। मधु मोहित करण के फ्लैट के बाहर थी। मोहित और मधु दोनों अभी तक कार के अंदर बैठे हुए थे और मधु मोहित के सामने देखकर कहती है, मैं चलती हूँ, ओके बाय। मोहित ने बेमन से कहा। उसका दिल मधु को अपने से दूर जाने की गवाही नहीं दे रहा था। न जाने कि वो अपने साथ मधु को ले जाना चाहता था और मधु का भी यही हाल था। वो अभी भी मोहित से दूर नहीं जाना चाहती थी। वो कहीं ना कहीं मोहित से ये कहना चाहती थी कि मैं आपके साथ चलूं, लेकिन वो अपने मन की बात अपने ओठों तक नहीं ला पाई और कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। मधु मोहित के सामने खड़ी हो गई और कार के शीशे को नॉक करते हुए और कहने लगी, थैंक यू बोलकर मधु वहाँ बिना पल गवाए अपने कदम घर की तरफ बढ़ा दिए और मोहित अपनी कार का शीशा खोलकर मधु को जाते हुए देख रहा था। उसने मधु से तब तक नज़र नहीं हटाई थी जब तक मधु फ्लैट के अंदर नहीं चली गई और मोहित ने गाड़ी यू टर्न ली और अपने घर की तरफ बढ़ा दी। और मोहित पूरे रास्ते अपने बारे में और मधु के बारे में सोचने लगा था। अगली सुबह तारीख 11 नवंबर, जंगल में सब कुछ सजाने के लिए सुबह से शाम तक का समय लगा था। विनीत मोहित सुबह से ही वहीं जंगल में था। आज वो दोनों काफ़ी पहले आ चुके थे और उस जंगल में खामोशी नहीं थी, उससे उल्टा शोर था, क्योंकि वहाँ काफ़ी सारे लोग सारी तैयारियां कर रहे थे, या यूँ कहे कि मधु के बर्थडे में कुछ स्पेशल करने के लिए वहाँ के जंगल में 4 चांद लगा रहे थे। मीत वहाँ का नज़ारा देखकर खुद को ये कहने से नहीं रोक सका, वाह माइंड ब्लोइंग।
सच अ गुड आइडिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि यहाँ का नज़ारा इतना खूबसूरत हो सकता है। मोहित भी विनीत के पास खड़ा था। उसकी भी नज़र एक पल के लिए वहाँ के नज़ारों को देखने से नहीं हटी थी। और विनीत कहना जारी रखता है, वैसे यह आइडिया काफ़ी अच्छा है तुम्हारा। क्यों ना हम यहाँ हमारा एक रेस्टोरेंट बना दें। मोहित विनीत की बात का कोई जवाब नहीं देता और एक लड़का आकर कहता है, सर हमने वहाँ की सारी तैयारी कर ली है, फिर भी आप एक बार जाकर वहाँ चेक कर लीजिए, जो भी कुछ चेंज करना हो। उस लड़के ने इशारा करके उस डायरेक्शन में बताया और मोहित विनीत दोनों ही उस तरफ देखने लगे। मधु आज काफ़ी देर तक सोई हुई थी और करण सुबह सुबह ही बाहर चला गया था कुछ अरेंजमेंट करने के लिए। पार्टी में कुछ ज़्यादा लोग नहीं आने वाले थे। ये फैसला करण का था। चाहे शहर से बाहर ही क्यों ना पार्टी रखी थी और वो भी जोरों शोरों से थी, लेकिन एक ही कमी थी कि पार्टी में कुछ लोग आने वाले थे, या यूँ कहें कि मिलजुल कर कुछ दोस्त और वो सब। करण अपनी कार चला रहा था कि उसके फ़ोन की रिंग बजने लगी और वो अपनी कार साइड में करता है और अपना फ़ोन लेकर देखता है कि किसका कॉल है और अपनी माँ का नाम देकर उसने फ़ोन रिसीव किया। हेलो मॉम। दूसरी तरफ अमेरिका के एक आलीशान विला में दिव्या एक चेयर पर बैठी थी और उसने हल्के नीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। बाल खुले हुए थे। दिव्या दिखने में एक आज के ज़माने की लग रही थी और उसने करण के फ़ोन रिसीव करते ही अपनी एरोगेंट आवाज़ में कहने लगी, उम्मीद है कि तुम भाई बहन मेरे बगैर भी अच्छे होंगे। करण अपनी माँ की आवाज़ सुनकर कहने लगा, माँ। करण का इतना कहना था कि दिव्या के गुस्से भरी आवाज़ आई कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, अब तुम्हें याद आ रहा। करण यह सुनकर एक गहरी सांस भरता है और अपनी शांत आवाज़ में कहा, रिएक्ट करना बंद करिए माँ प्लीज़। आप ऐसे वाह, अब मेरा बेटा मुझे इस तरह रिएक्ट करने से मना कर रहा है, दिव्या ने तंज भरी आवाज़ में बोली, जिसे सुनकर करण गहरी सांस भरता है और अपने सर को अपने हाथ से सहलाते हुए बोला, माँ सॉरी। दिव्या ये सुनकर शांत हो गई और कहने लगी, गुड कि तुमने मुझसे माफ़ी मांगी। करण अपनी माँ की बात खामोशी से सुनता रहा और फिर दिव्या कहने लगी, वेल मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि कल मधु का बर्थडे है और मैंने उसके लिए कुछ गिफ्ट भेजे हैं, तो अपने पुराने घर में जाकर उसे रिसीव कर लेना। करण ये सुनकर उदास हो गया और कहने लगा, माँ क्या आप कल नहीं आने वाली? मैं आना चाहती हूँ लेकिन कल मुझे इम्पोर्टेंट काम है, बस जैसे ही मेरा काम ख़त्म होता है मैं तुम दोनों के पास आ जाऊँगी। मतलब आप कल भी यहाँ नहीं होंगी? दिव्या यह सुनकर भड़कते हुए कहने लगी, मुझसे सवाल मत करो, मैंने कहा ना मैं आ जाऊँगी। और ये बताओ कि मेरी मधु कैसी है? करण ये सुनकर अपनी माँ से कहना चाहता था कि मधु अब शादीशुदा है और वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है, लेकिन वो अपनी माँ को जानता था और उसने अभी कुछ भी कहना सही नहीं समझा और कहने लगा, मधु ठीक है। ये सुनकर दिव्या कहने लगी, ओके मेरी मधु से बात करवाना। इतना बोलकर दिव्या ने बिना करण की बात सुने फ़ोन काट दिया और करण ने अपनी स्टीयरिंग व्हील पर अपने हाथ कसते हुए कहा, पता नहीं मॉम कैसे रिएक्ट करेंगी जब मधु की शादी के बारे में पता चलेगा। इतना बोलकर करण ने सारी बातें इग्नोर की और तेज़ रफ्तार में अपनी गाड़ी चलाने लगा। रोशनी कमरे में मानवी को सारी प्लानिंग बता रही थी, जिसे सुनकर मानवी को थोड़ा यकीन कर पाना मुश्किल था, क्योंकि इस प्लानिंग का हेड मास्टर मोहित था और मोहित ये सब मधु के लिए कर रहा है। फिर भी उसने आने के लिए हाँ कहा और फ़ोन रख दी और रोशनी कमरे से बाहर आई और लिविंग रूम के सोफे पर मधु को सोती हुई देखकर कहने लगी, मधु सुबह से शाम हो गई है और तुम अभी तक फ्रेश नहीं हुई हो। मधु अपनी थोड़ी आंखें खोलकर रोशनी की तरफ देखने लगी और अपने सिर से कुशन उठाकर रोशनी को मारते हुए कहने लगी, प्लीज़ मुझे परेशान मत करो और चुपचाप सोने दो। सोने दो? ये क्या बात हुई? देखो अब उठ जाओ वरना मैं मोहित को फ़ोन करके ये बता दूंगी कि तुम्हारी वाइफ आलसी है। तुम मुझसे लड़ाई कर लो लेकिन मोहित को क्यों बीच में ला रही हो? मधु ने जल्दी से उठकर बैठते हुए कहा और दूसरा कुशन भी रोशनी को मारा। रोशनी कुशन को कैच करते हुए बोली, मधु जल्दी रेडी हो जाओ, हमें कहीं जाना है। हमें कहाँ जाना है? मधु ने कहा, तुम ये सारे सवाल यहाँ करती रहोगी तो उठकर कब रेडी होगी? चलो जाओ पहले तैयार हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें वहाँ ले जाती हूँ।
मधु कुछ बोलने ही वाली थी कि उसके फ़ोन पर रिंग बजने लगी और वो टेबल की तरफ देखती है और मोहित का नाम शो होते हुए देख अपना हाथ आगे बढ़ाकर फ़ोन ले पाती। इससे पहले रोशनी ने उसका फ़ोन अपने हाथ में लिया। ये देखकर मधु उठ खड़ी हुई और कहने लगी, रोशनी देखो मजाक मत करो, मुझे मेरा फ़ोन दो, नहीं मैं मोहित को वीडियो कॉल करूँगी और तुम्हारा ये सिली लुक दिखाती हूँ, उसे भी तो पता चले कि उसकी वाइफ कितनी सिली है। मधु ये सुनकर रोशनी की तरफ बढ़ी और अपना फ़ोन छीनने की कोशिश करते हुए बोलती है, देखो तुम ऐसे कुछ नहीं करोगी, मुझे मेरा फ़ोन दो, नहीं तो अगर नहीं दूंगी तो क्या कर लोगी। मधु ये सुनकर अपने दोनों हाथ कमर पर रखती है और अपने भौवें ऊपर करते हुए बोली, कुछ नहीं करूँगी, बस मैं अपने भाई से कहूँगी तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में। ये सुनकर रोशनी मधु की तरफ फ़ोन बढ़ा देती है क्योंकि वो जानती थी कि मधु अपने भाई की चमची है और अगर मधु ने करण को बता दिया तो उसके लिए ही मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मधु ने अपना फ़ोन लिया और बालकनी की तरफ बढ़ गई। दूसरी तरफ मोहित अपनी कार में बैठा हुआ था और मधु का फ़ोन पिकअप करने का इंतज़ार कर रहा था। मधु ने फ़ोन रिसीव किया और अपने ओठ चबाते हुए बोलने लगी, हेलो। मोहित ज़्यादा बात न करते हुए कहने लगा, थोड़ी देर में तुम्हारे घर एक पार्सल आएगा, उसमें जो कुछ भी हो वो पहन कर रेडी रहना, मैं रात को तुम्हें पिक करने आऊँगा। मोहित ने इतना बोलकर फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया और मधु कहते ही रह गई कि क्या कहीं जाना है, लेकिन मोहित ने उसकी पूरी बात सुने बिना ही फ़ोन कट कर दिया। अरे मोहित ने तो मेरी पूरी बात सुने बिना ही फ़ोन कट कर दिया और क्या आने वाला है, कम से कम यही बता देते, मधु ने अंदर जाते हुए कहा। इतने में घर की डोरबेल बजती है। मधु दरवाज़ा खोलती है तो फ्लैट का सिक्योरिटी गार्ड एक पार्सल लेकर खड़ा था। मैम, ये मैंने आपका पार्सल रिसीव किया है। ओके थैंक यू। इतना बोलकर मधु पार्सल लेती है और सिक्योरिटी गार्ड वहाँ से चला गया। मधु अपने कमरे में आकर एक्साइटमेंट से उस पार्सल को खोलती है। गिफ्ट से रैप किए हुए 3 बॉक्स थे। मधु ने पहला बॉक्स खोला तो उसमें गर्ल्स शूज़ थे जो पूरे वाइट कलर के थे। ये वाइट शूज़ मेरे लिए मोहित लाए हैं क्या? मधु ने उस शूज़ को चारों तरफ से घुमाकर देखा। फिर उसने दूसरा बॉक्स खोला। उसमें एक ड्रेस था जो पूरा वाइट था और प्लेन वाइट ड्रेस अगर मधु पहनती तो उसके घुटनों तक आता और ड्रेस स्लीवलेस था, जिसे देखकर मधु काफ़ी खुश हो गई थी। वाव, मोहित मेरे लिए ड्रेस लाए हैं। उसका पहला गिफ्ट मोहित ने दे दिया था तो उसका इतना खुश होना तो जायज़ था। फिर मधु ने उस ड्रेस को बेड पर रखा और तीसरा बॉक्स खोला। उसमें एक पेपर्स रैप किए हुए रखा था, जिसे देखकर मधु उस पेपर्स को लेती है और ओपन करती है। तीसरा गिफ्ट तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, या फिर तुम्हारी कोई ऐसी विश जो तुम पूरी करना चाहती हो। हाँ, मेरी विश है और वो तुम हो। मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ और मुझे तुम चाहिए मोहित, मुझे तुम चाहिए। मधु खुद से बोल रही थी। उसकी आंखें ये पढ़कर भर आई थी और उस पेपर को सीने से लगा लेती है। फिर अपने आंसू पोंछकर उस ड्रेस को अपने हाथ में लेकर फिर से देखने लगती है। इधर मोहित ने मधु के लिए यह ड्रेस स्पेशली ड्रेस डिजाइन करवाया था। काव्या को कॉल किया था। यही नहीं, काव्या ने यह ड्रेस की कीमत मोहित से तिगनी ली थी और मोहित ने बिना किसी परवाह किए उसे वो कीमत दी थी, जबकि वो जानता था कि काव्या इस ड्रेस की कीमत उससे ज़्यादा ले रही है। लेकिन मधु तक ये ड्रेस और शूज पहुंचाने का काम विनीत ने किया था और मोहित इस बात से अनजान था कि विनीत ने ड्रेस गिफ्ट पैक में पैक करवा कर दिए थे, जबकि मोहित ने उसे कोरे कागज़ पर भी लिखवाया था। उसे भी उसने बॉक्स में भेजा था। उस पेपर्स में जो कुछ लिखा हुआ था राइटिंग विनीत की थी, लेकिन बोल मोहित के थे। मोहित अपने ऑफिस आ गया था और सारे डेस्क पर फाइल पड़ी हुई थी, लेकिन वो अपनी चेयर पर टेका लेकर बैठे हुए बस यही सोच रहा था कि मधु को उसका दिया हुआ गिफ्ट पसंद आया होगा या नहीं। उसके दिमाग में बस एक बात चल रही थी, जो सारी बातें मधु से जुड़ी हुई थी और वो चाहकर भी अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहा था और सीधे बैठते हुए एक गहरी सांस भरता है और खुद से कहने लगा, ये मुझे क्या हो गया है, मैं अपने काम पर फोकस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। उसका इतना कहना था कि मोहित केबिन के अंदर आते हुए कहने लगा, मधु को सोचना बंद करो और काम पर फोकस करो ताकि हम सब मधु की बर्थडे पार्टी में जा सके।
मोहित विनीत की तरफ घूरने लगा और एक फाइल ओपन करके चेक करने लगता है और विनीत को वो पूरी तरह इग्नोर करता है। मधु बहुत खुश दिखाई दे रही थी, होती भी क्यों ना। मोहित ने उसे तैयार रहने के लिए कहा था, तो कुछ ना कुछ तो स्पेशल होगा। मधु मोहित के दिए हुए गिफ्ट देखकर इतनी खुश हो गई थी कि वो अपना बर्थडे तक भूल गई थी और वो बार बार मोहित का उसे गिफ्ट दिया हुआ ड्रेस देख रही थी। मधु ने सोचा कि अगर वो मोहित के साथ जाने वाली है तो क्यों ना वो अपना मेक ओवर करवाए। यही सोचकर वो और रोशनी पार्लर में गई। पार्लर में जाकर पहले तो मधु ने अपने हेयर ब्राउन कराए, जो हल्के से ही ब्राउन दिख रहे थे और उसके हेयर उसके कमर तक आ रहे थे। रोशनी मधु को देखकर कहने लगी, तुम पर ये ज़्यादा सूट नहीं हो रहे हैं। मधु ये सुनकर रोशनी को घूरने लगी और कहती है, इतनी भी बुरी नहीं लग रही हूँ इस न्यू हेयर कलर के साथ। उफ, मैंने तो बस तुम्हें कहा, आगे तुम्हारी मर्जी। रोशनी ने अपना मुंह फुलाकर कहा और मधु ये सुनकर अपने आप को मिरर में देखने लगी। लेकिन उसे तो अपने हेयर पसंद आए, पर वो सोचने लगी कि अगर मोहित को नहीं पसंद आए तो नहीं नहीं, मेरे हेयर इतने भी बुरे तो नहीं लग रहे, पसंद आएंगे मोहित को। खुद से इतना सोचकर उसने वही हेयर कलर रखा अपना और अपने नेल्स आर्ट कराए, जो वो कभी नहीं कराती थी। मधु को अपने छोटे छोटे नाखून पसंद थे और नेल्स लगाना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वहीं दूसरी तरफ मोहित अपने घर आ गया था। वो बिना रुके अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और अलमारी की तरफ बढ़ गया। अलमारी में उसके काफ़ी महंगे डिजाइनर सूट से भरी हुई थी। यही नहीं, उसके अलमारी के दूसरे कोने में वो कपड़े थे जो नॉर्मल जीन्स शर्ट वो रखे हुए थे। मोहित ज़्यादातर जब से ऑफिस का काम संभालने लगा था तब से वो सूट ही पहनता था और आज भी उसकी नज़र अपने वाइट कलर के सूट पर गई और उसने अपना वो सूट निकाला कि तभी उसकी नज़र अलमारी के कोने पर जा टिकी, जहाँ उसकी एक जोड़ी सेट रखा हुआ था, जो एक वाइट टी शर्ट थी और वाइट जीन्स। मोहित 2 पल के लिए सोचने लगा। उसके बाद उसने अपना सूट वहीं अलमारी में रख दिया और वही जोड़ी लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। मोहित ने शावर लिया, उसके बाद वो अपने कमरे में आया। मोहित काफ़ी खुश लग रहा था और वो मधु के मैच कपड़े पहनना चाहता था, या यूँ कहें कि अपना फेवरेट वाइट कलर मधु को पहनाए हुए देखना चाहता था। मोहित ने वाइट टी शर्ट पहनी थी और वाइट जीन्स और मिरर के सामने जाकर खुद को देखने लगा। मोहित के मस्कुलर बॉडी टी शर्ट में उभर के दिख रही थी। हालांकि मोहित काफ़ी दिनों से जिम नहीं गया था, लेकिन उसकी बॉडी पर कोई असर नहीं पड़ा था। मोहित ने अपने हेयर पूरे पीछे की तरफ सेट किए थे, ना कि वन साइड, जिससे उसकी भूरी आंखें उसे आकर्षक बनाने में 4 चांद लगाने का काम कर रही थी। इस वक्त किसी भी लड़की की नज़र मोहित पर पड़ती तो वो लड़की मोहित पर फिदा होने से खुद को रोक नहीं पाती। मोहित अपने आप को देखकर बातें करने लगा, क्या मैं इसमें बुरा तो नहीं दिख रहा ना? वो फिर अपने आप को मिरर में गौर से देखने लगा। मोहित ऐसा सोचता भी क्यों ना, क्योंकि उसने काफ़ी टाइम बाद कुछ इस तरह का लुक जो किया था। मोहित ने गहरी सांस भरी और फिर अपने शूज़ कलेक्शन की ओर बढ़ गया। मोहित के पास ज़्यादातर ब्लैक शूज़ था, जो वो ऑफिस में पहनकर जाता था, और कुछ शूज़ थे जो उसके इस लुक पर सूट नहीं हो रहे थे, जिसे मोहित ने चाहा कि वो अपने कपड़े चेंज कर ले। लेकिन उसकी नज़र अपने वाइट शूज़ पर पड़ी, जो काफ़ी टाइम से उसने पहने नहीं थे, और मोहित के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। वो एक ही शूज़ थे जो वाइट कलर के मोहित के पास थे। इतने में मोहित के फ़ोन की रिंग बजने लगी और मोहित अपना फ़ोन रिसीव करने के लिए आगे बढ़ा और कॉल रिसीव किया। दूसरी तरफ से विनीत कहने लगा, यहाँ सारी अरेंजमेंट हो गई है, ओके। मोहित इतना बोलकर फ़ोन डिस्कनेक्ट करने वाला था कि विनीत कहने लगा, वैसे तुम दोनों टाइम पर आ जाओगे ना? मोहित ने सिर्फ हाँ कहा। विनीत मोहित का सिर्फ हाँ सुनकर चिढ़ गया और कहने लगा, कम से कम आज तो बोरिंग से जवाब मत दे मेरे भाई। मोहित ने गहरी सांस भरी और कहने लगा, मैं मधु को लेकर टाइम से वहां आ जाऊंगा। नाउ हैप्पी? विनीत ने मुस्कुराकर कहा, गुड, ओके, मैं फ़ोन रखता हूँ, मुझे यहाँ कुछ और भी तैयारी करनी है। इतना बोलकर विनीत ने फ़ोन कट किया और मोहित अपने आप को तैयार करने लगा, और तैयार हो जाने के बाद उसने अपने कार की कीज ली और बाहर की तरफ बढ़ गया। इधर मधु करण के फ्लैट में अकेली थी, क्योंकि रोशनी कुछ बहाना बनाकर वहां से चली गई थी
और करण तो सुबह से घर नहीं था, तो अकेली मधु ही थी जो फ्लैट में थी। मधु तैयार होकर ड्रेसिंग टेबल पर आकर खुद को मिरर में देखने लगी। मधु ने अपने हेयर खुले रखे थे और ओठों पर हल्की लिपस्टिक जो न्यूड कलर की थी। चेहरे पर कम मेकअप किया हुआ था क्योंकि उसने ड्रेस वाइट पहना था, तो वो ओवर नहीं करना चाहती थी। उधर मोहित एक हैंडसम बॉय की तरह लग रहा था, तो यही मधु किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। वो खुश थी और अपने आप को देखकर खुद से बातें करने लगी। क्या मोहित को मेरा ये लुक पसंद आएगा? वो ये सब सोच रही थी कि उसके फ़ोन की रिंग बजने लगी। उसने अपना फ़ोन चेक किया, कॉल मोहित का था। फ़ोन रिसीव किया। मैं वेट कर रहा हूँ। मोहित ने इतना बोलकर फ़ोन कट कर दिया और मधु के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। उसे सब सपना सा लग रहा था, जो इन दिनों में उसके साथ जो हो रहा था। उसके चेहरे पर खुशी की लालिमा छाई हुई थी, जिसे वो छुपाना चाहती थी, और एक बार अपने हेयर को टच करती है और अपने सोच की तरफ बढ़ गई। उधर मोहित अपनी कार में बैठकर मधु का इंतजार कर रहा था। वो भी थोड़ा नर्वस लग रहा था और बार बार अपने टी शर्ट को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, जिसे ये जाहिर हो रहा था कि वो कुछ ज़्यादा ही अनकंफर्टेबल हो रहा था। उसकी ब्लैक लग्जरी कार और ऊपर से अंदर बैठा हुआ शख्स दोनों परफेक्ट लग रहे थे। इतने में मधु करण के फ्लैट से बाहर निकली और अपने दोनों हाथ से अपना पर्स दबाते हुए धीरे धीरे चलते हुए गेट की तरफ बढ़ गई। मोहित जो बार बार अपनी घड़ी की तरफ देख रहा था, जो अपनी नज़र ज़्यादातर सामने की तरफ रखे हुआ था, उसकी नज़र अचानक से साइड की तरफ मुड़ी और एक बार को वो सामने की तरफ करने गया, लेकिन फिर से उसकी नज़र मधु की तरफ हो गई और मधु को देखता ही रह गया। मधु धीरे धीरे चल रही थी और उसके बाल बार बार उसके चेहरे पर पड़ रहे थे, लेकिन वो हटा नहीं रही थी क्योंकि उसकी उंगलियां उसके पर्स को दबाए हुए थी। शायद किसी बात से वो नर्वस थी। मधु ने अपनी नज़र सामने की तरफ की और मोहित की नज़रों से जा मिली, और उसके चलने की रफ्तार थोड़ी और कम हो गई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। मोहित की नज़रें अपने ऊपर देखकर मोहित मधु को देखता ही रह गया था और उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई, जिसे किसी और को देख पाना मुश्किल था, और उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा और अपनी कार से एक रिबन लेकर बाहर निकल गया और अपनी कार से टेका लेकर खड़ा हो गया। मधु मोहित का लुक देखकर वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। ये मोहित है या फिर मैं कोई सपना देख रही हूँ? मधु ने एक हाथ से अपना सर खुजलाते हुए कहा। मोहित की नज़र मधु से एक पल के लिए भी नहीं हटी थी और वो उसे लगातार बस देखे जा रहा था। मोहित मधु को एक ही जगह खड़ी रहते हुए देखकर वो उसकी तरफ बढ़ गया और मधु इस बात से अनजान बस अपनी ही सोच में गुम थी कि तभी उसे मोहित की आवाज़ सुनाई दी। मोहित ने मधु के पास आकर 2 पल के लिए उसके पास ऐसे ही खड़ा रहा और फिर कहने लगा, मधु। मोहित की आवाज़ काफ़ी ठंडी थी, जो दिल को सुकून पहुंचाने के लिए काफ़ी थी, पर मधु मोहित की आवाज़ सुनकर चौंक सी गई और सहर से उठी, जिसे वो 2 कदम पीछे हो गई। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होगा ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। जब तक ये देखिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करना। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।